हॉस्टल के इन अनसुने रहस्यों के आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सा डरावना है। अक्सर रात के अंधेरे में हॉस्टल के उन लंबे सुनसान गलियारों में एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। सच तो ये है कि यह हॉस्टल सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें बिल्कुल नहीं है। ये असल में संक्रमणकालीन स्थान या ट्रांजिशन जोन्स होते हैं, जहां एक पूरी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और ये एक ऐसा माहौल है जो भारी शैक्षणिक दबाव, सामाजिक अलगाव और अजीबोगरीब घटनाओं के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। तो चलिए आज इन अंधेरे गलियारों के पीछे छिपे असली विज्ञान और मनोविज्ञान को डिकोड करते हैं। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। एक बड़ा ही खौफनाक सवाल उठता है, आखिर छात्र हॉस्टलों में इतनी सारी डरावनी घटनाएं क्यों होती हैं? अब इसका जवाब सिर्फ भूत प्रेत की कहानियों में नहीं छिपा है। ये दरअसल मानव व्यवहार और ग्रुप सेंस मेकिंग यानी सामूहिक समझ का नतीजा है। होता क्या है कि जब एक पूरा समूह बेहद तनावपूर्ण और अनिश्चित स्थिति में होता है ना, तो इंसान का दिमाग उस अजीब माहौल को समझने के लिए अपने आप ही कुछ कहानियां गढ़ने लगता है। नंबर 1, डरावनी हॉस्टल कहानियां। कुछ मशहूर संस्थानों के इन घटनाओं को ही ले लीजिए। IIT BHU के एक हॉस्टल की कहानी तो काफी फेमस है। वहां एक 7 फीट लंबे साये का जिक्र होता है। बताया जाता है कि ये एक ऐसे छात्र का साया है जिसने आत्महत्या कर ली थी, और वो साया गर्दन खिंचने का एक खौफनाक प्रतीक बन गया। इसी तरह NIT दुर्गापुर में बंद कमरों से आने वाली रहस्यमयी आवाजें हों, या फिर पुणे यूनिवर्सिटी में 1886 में हैजे से मरने वाली एलिस रिचमंड के भूत की बात हो, ये सब यूं ही नहीं है। ये डर के संक्रामक होने का जीता जागता सबूत है। ये खौफनाक कहानियां असल में उस चरम शैक्षणिक तनाव और अनिश्चितता का एक विजुअल सिंबल बन जाती हैं, जो एक छात्र से दूसरे छात्र तक बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैलती हैं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। द स्टिंकी रूम के इस ग्लोबल अर्बन लेजेंड को ही देख लीजिए। दुनिया भर के हॉस्टलों में ये कहानी सुनी जाती है कि गद्दे के नीचे या बिस्तर के अंदर एक शव छिपा था और उसकी भयंकर दुर्गंध पूरे कमरे में फैल रही थी। ये कहानी अक्सर दोस्त के दोस्त वाले नेटवर्क के जरिए फैलती है, पर गहराई में जाएं तो ये कहानी हॉस्टल लाइफ के सबसे बड़े डर का प्रतीक है। वो डर है पर्सनल स्पेस का छिन जाना, और ये चिंता कि जिस जगह को सुरक्षित माना जा रहा है उसका इतिहास आखिर कितना डरावना हो सकता है। नंबर 2, मास साइकोजेनिक इलनेस यानी सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी। अब इस मास साइकोजेनिक इलनेस या संक्षेप में कहें तो MPI को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक समूह के भीतर बेहोशी या ट्रांस जैसे शारीरिक लक्षण बहुत तेजी से फैलने लगते हैं, जबकि इसके पीछे कोई भी जैविक या विषैला कारण नहीं होता। 1971 में मलेशिया के एक स्कूल में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वहां भयंकर बाढ़ और वार्डन के सख्त नियमों की वजह से तनाव इस कदर बढ़ गया था कि कई छात्राओं ने दावा कर दिया कि उनमें जिन घुस गए हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में उन छात्रों के लिए उस भयंकर तनाव को बाहर निकालने का एक सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य तरीका था। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि ये लक्षण आखिर ट्रिगर कैसे होते हैं। भीड़भाड़ जैसा पर्यावरणीय तनाव, प्रशासनिक नियमों से होने वाला टकराव, या फिर कब्रिस्तान जैसी जगह की अफवाहें, ये सब इसके पीछे के मुख्य कारण हैं। आंकड़े बताते हैं कि जो छात्र तनाव के दौरान वास्तविकता से एकदम कट जाते हैं, उनमें ऐसे लक्षण विकसित होने की संभावना 73% तक ज्यादा होती है। और जब कोई छात्र किसी दूसरे को अपने सामने बेहोश होते देखता है, तो ये डर लिटरली एक सोशल वायरस की तरह पूरी जगह फैल जाता है। इस सोशल वायरस को एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले से समझा जा सकता है। किसी भी अफवाह की जो तीव्रता है ना, वो मुख्य रूप से 2 चीजों पर निर्भर करती है। उस घटना का महत्व क्या है और उसकी सबूत कितने अस्पष्ट हैं। डॉर्मेट्री जैसे अत्यधिक दबाव वाले और बंद माहौल में एक छोटी सी अस्पष्ट अफवाह भी इस फॉर्मूले के हिसाब से एक भयानक मनोवैज्ञानिक महामारी का रूप ले सकती है। नंबर 3, डरावने अनुभवों का विज्ञान। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है ये नंबर 19 हर्ट्ज। इसे विज्ञान की भाषा में फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर या डर की आवृत्ति कहा जाता है। ये बेसिकली इंफ्रासाउंड है, मतलब ध्वनि की वो तरंग जिसे इंसान अपने कानों से सुन ही नहीं सकता। पुराने हॉस्टलों के वो जंग लगे एग्जॉस्ट पंखे, भारी पाइपलाइन और तेज हवा के झोंके, ये सब मिलकर अक्सर इसी 19 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगों को पैदा करते हैं। अब विज्ञान देखिए कैसे काम करता है।
19 हर्ट्ज की ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये सीधे इंसान के नेत्र गोलक यानी हमारी आई बॉल की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। जब ये इंफ्रासाउंड आंखों से टकराता है तो आंखें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कांपने लगती हैं। इस वाइब्रेशन की वजह से दृष्टि में कुछ भूरे या काले धब्बे बन जाते हैं और थका हुआ मानव मस्तिष्क इसे किसी भूत या धुंधले साये के रूप में मान बैठता है। मतलब भूत बाहर नहीं बल्कि आंखों के भीतर बन रहा है। एक और खौफनाक अनुभव होता है सोते समय। ऐसा महसूस होना कि कोई अदृश्य शक्ति सीने पर बैठकर दम घोट रही है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये असल में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का मामला है। पुरानी इमारतों में खराब वेंटिलेशन या फॉल्टी हीटिंग सिस्टम से अक्सर कार्बन मोनोऑक्साइड रिसने लगती है। ये रंगहीन और गंधहीन गैस सीधे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी पैदा कर देती है, जिससे भयंकर मतिभ्रम और पैरानोया होने लगता है। अगर इतिहास उठाकर देखें तो पुरानी हॉन्टेड हाउस कहानियों के पीछे असल में यही वो अदृश्य शिकारी था। और हॉस्टल्स का सबसे आम अनुभव, छाती पर किसी भारी काले राक्षस का बैठा होना। ये पूरी तरह से स्लीप पैरालिसिस का सटीक उदाहरण है। होता क्या है कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की नींद अक्सर बहुत इर्रेगुलर होती है और उन पर तनाव का पहाड़ होता है। इस क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से कई बार दिमाग तो अचानक जाग जाता है, लेकिन शरीर अभी भी सो रहा होता है। ये एक ऐसी खौफनाक स्थिति है जहां इंसान का शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त महसूस करता है और घबराया हुआ दिमाग बेहद यथार्थवादी डरावने हैलुसिनेशंस पैदा करने लगता है। नंबर 4, वास्तविक अपराध और गुमशुदगी। अब हॉस्टल की लोक कथाओं के सबसे स्याह हिस्से पर नजर डालते हैं। इतिहास के इन वास्तविक और बेहद दुखद गुमशुदगी के मामलों को देखिए। 1999 में यूसीएलए से माइकल नेग्रे का गायब होना, 2011 में इंडियाना यूनिवर्सिटी से लॉरेंस पायरर और 2016 में जेएनयू से नजीब अहमद की रहस्यमयी गुमशुदगी। ये कोई भूतिया कहानियां नहीं हैं, ये 100% तथ्यात्मक वास्तविक दुनिया की घटनाएं हैं जो पूरे कैंपस में सुरक्षा की उस झूठी भावना को चकनाचूर कर देती हैं। ऐसी दुखद घटनाएं सीधे तौर पर छात्रों की सामूहिक चिंताओं को बढ़ाती हैं और उनके अंदर एक गहरा डर बैठा देती हैं। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से ये स्पष्ट करती है कि कैसे हमारा समाज वास्तविक अपराधों को चेतावनी देने वाली कहानियों में ढाल देता है। 1980 के दशक के स्टोनमैन मर्डर्स को ही ले लें। ये एक सच्ची आपराधिक घटना थी, लेकिन समय के साथ इसे हॉस्टल की खौफनाक लोक कथाओं में बदल दिया गया। आज ये एक तरह के सोशल फिल्टर के रूप में काम करता है। इन कहानियों का असली मकसद छात्रों को सतर्क करना और उन्हें रात में बेवजह बाहर न निकलने की चेतावनी देना है। सच कहा जाए तो ये डरावनी कहानियों का एक बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। नंबर 5, परंपराएं और समुदाय का निर्माण। समाजशास्त्र की भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को रैडिकल प्लेस मेकिंग कहा जाता है। ये वो तरीका है जिसमें छात्र कहानी कहने और अपने अजीबोगरीब अनुष्ठानों के जरिए एक बेहद नीरस और आधिकारिक सी इमारत को एक जीवंत, अर्थपूर्ण जगह में बदल देते हैं। हॉस्टल में होने वाली हर अजीब घटना डरावनी नहीं होती। इनमें से कई तो वास्तव में उस भयंकर शैक्षणिक दबाव और अकेलेपन से लड़ने के लिए बहुत ही जरूरी कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं। हॉस्टलों में कुछ बेहद अजीब लेकिन मजेदार परंपराएं देखने को मिलती हैं। दिल्ली के हिंदू कॉलेज में रोमांटिक सफलता के लिए वर्जिन ट्री की पूजा करना, लॉयोला कॉलेज में फेल होने से बचने के लिए एरियर स्टोन से दूरी बनाना या वीएनआईटी नागपुर में जन्मदिन पर वो अनिवार्य बर्थडे बम्प्स देना, ये सब सिर्फ बचकानी हरकतें बिल्कुल नहीं हैं। ये मेटा कम्युनिकेशन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके हैं। ये परंपराएं हास्य का उपयोग करके अंदर के डर को दूर भगाती हैं और समुदाय के बीच कुछ साझा मूल्यों को स्थापित करती हैं। इन्हीं से तो एक नया छात्र उस समुदाय का अभिन्न हिस्सा महसूस करता है। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा विचार है। एक इमारत को जीवंत समुदाय में बदलने वाली कहानियों से ग्रसित। संक्षेप में कहें तो जब तक ये छात्र हॉस्टल्स भारी मानवीय बदलाव और असीमित दबाव के केंद्र बने रहेंगे ना, तब तक मनोवैज्ञानिक रूप से सर्वाइव करने के लिए इन मिथकों, इन कहानियों की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। असल में ये कहानियां ही हैं जो ईंट की एक इमारत को एक घर और एक परिवार में बदल देती हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये हॉस्टल वास्तव में किसी भूत प्रेत से शापित हैं, या फिर ये केवल सुरक्षा, एक अर्थ खोजने की चाह और मानवीय जुड़ाव की उस गहरी इच्छा से भरे हुए हैं जो हम इंसानों के भीतर हमेशा मौजूद रहती है। जब भी अगली बार रात के अंधेरे में कोई आहट सुनाई दे तो इस बात पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।
आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही जटिल विषयों को डिकोड करते रहेंगे।